हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा एंड वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है। नया चैप्टर नहीं कह सकते, नया यूनिट ही कह सकते हैं। और यूनिट का नाम क्या है? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में बहुत सारे सब चैप्टर, मतलब अलग अलग चैप्टर्स हैं। उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप का है, और वो है फंडामेंटल्स। इस फंडामेंटल्स में क्या होगा कि पार्टनरशिप क्या चीज़ होती है, उसमें कौन कौन से अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, कैसे प्रॉफिट्स निकालते हैं, कैसे पार्टनर्स कैपिटल निकालते हैं, कैसे बैलेंस शीट निकालते हैं, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होता है। मैंने कितनी सारी बातें एक साथ बोल दी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी समझ में आ भी नहीं सकता है, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं आपको, सिर्फ टॉपिक्स बताए हैं। ये सारे टॉपिक्स मुझे इस चैप्टर में डिस्कस करने पड़ेंगे। खूब अच्छा चैप्टर है। जो फंडामेंटल्स ढंग से पढ़ेगा वो पार्टनरशिप के अदर पार्ट्स को भी अच्छे से समझ पाएगा, नहीं तो समझ नहीं सकता। इसीलिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं एकदम स्टार्टिंग से इसको शुरू करूँगा। थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें भी। क्या कह रहे हो? पूरी पार्टनरशिप जो है मेरे हिसाब से कितने मार्क्स का है? हाँ, 35 मार्क्स का है शायद। पूरी पार्टनरशिप अगली क्लास में कन्फर्मली बता दूंगा मैं आपको। अदरवाइज 35 मार्क्स का है। ठीक है ना? आइए जी। हाँ, सारे चैप्टर्स मिला के बहुत टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, बहुत टाइम लगेगा। तो आइए बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते हैं पार्टनरशिप को। कुछ बातें आप लोग 11th क्लास में इसको थ्योरेटिकली पढ़े होंगे। आप भी अपना बुक निकाल लीजिए। मैं कुछ भी थ्योरी लिखाने के मूड में नहीं हूँ, और थ्योरी लिखाने और पढ़ाने वाला चैप्टर ये है ही नहीं। ये न्यूमेरिकल्स का चैप्टर है, लेकिन थोड़ी बहुत थ्योरी तो बात करनी पड़ती है, हर टीचर को करनी पड़ती है। आइए देखिए, पार्टनरशिप का क्या मतलब हुआ। अगर आपने बिजनेस को अकेले चलाना है तब तो वो पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस को चलाने के लिए आप अपने से एक और पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, एक साथी को ढूंढ रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? जब दो लोग से दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, तब वो इंडिविजुअल बिजनेस तो नहीं कहलाता है, तब वो कुछ और कहला सकता है। कुछ और में क्या कहला सकता है? वो पार्टनरशिप भी कहला सकता है। कंपनी भी हो सकता है, कंपनी में मेंबर्स और भी ज़्यादा होता है, वो बात होगी उसके बारे में। लेकिन एक चीज़ और है, HUF भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकता है। एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, तो जोड़ने की पार्टनरशिप बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सब जगह के रूल्स अलग अलग हैं, हर जगह के नंबर ऑफ मेंबर्स अलग अलग होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होता है, और HUF में भी मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होता है। तब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा HUF है कि पार्टनरशिप है? उसकी रजिस्ट्रेशन अलग अलग होती है। HUF की अलग होती है, पार्टनरशिप की अलग होती है। HUF में फैमिली मेम्बर के साथ हम काम करते हैं, नॉन फैमिली मेम्बर्स नहीं होते हैं। मान गए? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप ही हो जाए। कभी कभार दो लोग मिलकर काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी बोलते हैं। लेकिन ये सब बातें मैं आपको भी समझाना नहीं चाहता। ये सब थोड़ा सा आगे जब जाओगे आप ना, तब समझोगे। यहाँ पे मुझे क्या समझाना है कि दो लोग या उससे ज़्यादा लोग अगर मिल के काम करते हैं तो पार्टनरशिप कब कहलाते हैं? जब वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर करे। जब वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर कराए। अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर करवाया तो क्या कहलाएगा? पार्टनर्स कहलाएगा। तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो गया। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी पार्टनरशिप है, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है। अच्छा है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अ- आप करा सकते हैं तो अच्छी बात है, कराएंगे तो आपके डिस्प्यूट्स का समाधान बहुत अच्छे से होगा। नहीं कराएंगे तो भी चलेगा। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कहाँ करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा। मैं जितना समझा सकता हूँ समझाऊंगा। उसके बाद मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक लाइन थ्योरी का पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ना है। ऐसे नहीं कह देना कि सर हो जाएगा, एक एक लाइन अंडरलाइन करके पढ़ना है, मेन मेन पॉइंट्स बना के लिखना है। ठीक है? पार्टनरशिप में क्या क्या होते हैं? पार्टनर्स होते हैं, और वो पार्टनर्स जो बिजनेस तैयार करते हैं उसको हम फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फर्म। पार्टनर्स होते हैं, फर्म बोलते हैं। और उस फर्म का नाम होता है, ABC फर्म रख दो, XYZ फर्म रख दो, उसका नाम होता है जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आप नाम रखते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप की नेचर अकाउंटिंग के पर्पस के लिए पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं।
पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स क्या होते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटीज होते हैं। पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स अलग अलग होते हैं। पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स अलग अलग होते हैं। मान गए? यस सर। राइट जी। उसके बाद होता है एसेंशियल फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप में? देखो ये बात समझा चुका हूँ। दो और दो से ज़्यादा पार्टनर होना चाहिए। देखो मैं इस चीज़ों को जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि अगर कोई टीचर इसमें 2-3 क्लासें लगा रहा है, टाइम वेस्ट है, तो ऑफकोर्स आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। क्योंकि आज पढ़ते पढ़ते आप इतनी ऊपर लेवल तक पहुंच चुके हैं, 12th क्लास तक आ गए, इंग्लिश आपको आता है तो ये सब कुछ पढ़ सकते हैं आप। बस होता क्या कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं प्रेजेंट कर दूंगा ना, तो समझ में अच्छा आ जाएगा। बुक खोल कर रखो, पेन सामने रखो, अंडरलाइन करते जाओ। मान गए जी? 2 और मोर पार्टनर्स होने चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए पार्टनरशिप में। कितने होना चाहिए बताओ? 2 कम से कम, उससे ज़्यादा जितने हो जाए। ये बात हो गए। राइट जी। मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 50। हाँ ऑफकोर्स 50 है यहाँ पे आपका, मैक्सिमम 50 मेंबर्स हैं। बैंकिंग में होगा 100, हर जगह नहीं होता है, जनरली 50 ही होते हैं। हाँ, कुछ कुछ जगह गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट अगर प्रेस्क्राइब कर देती है, गवर्नमेंट की परमिशन से आप 100 पार्टनर्स भी कर सकते हैं। बता देता हूँ आपको, रुको पहले यहाँ तक मुझे पहुँचने दो। तो 2 कम से कम होने चाहिए। और याद रखना, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनर्स में जाने के लिए हर लोग कॉम्पिटेंट है, किसको छोड़कर? माइनर। एक माइनर होता है, वो पार्टनरशिप में जाने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको पार्टनरशिप में अगर पार्टनर बनाओगे तो पार्टनर तुम बना सकते हो। लेकिन याद रखना, वो तुम्हारे प्रॉफिट का हिस्सेदार तो होगा, लेकिन लॉस का हिस्सेदार नहीं होगा। याद रखना इस बात को। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई माइनर है और अगर पार्टनरशिप को लॉस हो रहा है, तो लॉस का हिस्सा, लॉस का शेयर माइनर को नहीं मिलेगा। माइनर को क्या मिलेगा? सिर्फ एंड सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। लॉस हुआ तो हुआ। इसलिए माइनर को पार्टनर्स नहीं बनाना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन बना सकते हो आप, बनाने से कोई रोक नहीं सकता आपको। क्योंकि माइनर छोटा होता है, इसलिए उसको एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहा गया है कि माइनर डिसीजन खुद नहीं ले सकता, इसलिए वो आपके लॉस का हिस्सेदार, लॉस में उसका शेयर उसको नहीं मिलेगा, बल्कि प्रॉफिट में शेयर उसको जरूर मिलेगा। और किसको आप पार्टनर नहीं बना सकते हो? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मान गए? अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास दिमाग ही नहीं है, बेवकूफ़ हुआ है, इडियट है, लुनाटिक्स है, शुरू से ही ढंग का दिमाग का नहीं है, उसको आपने कहीं पार्टनर बना लिया, तो साफ साफ सी बात है कि उसको आप ठगने के इंटेंशन से, चीट करने के इंटेंशन से पार्टनर बना रहे हो। आप उसको पार्टनर नहीं बना सकते। पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ, अगर कोई लॉ से डिसक्वालीफाइड है तो उसको भी पार्टनर नहीं बना सकते। मान गए? आगे देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 empowers the central government to prescribe number of partners in a firm subject to maximum of 100 partners. The central government has prescribed maximum number of partners in a firm to be 50. 100 पार्टनर्स तक का परमिशन तो मिला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पावर करने का, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना इम्पावर कर रखा है? 50। गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा सकती है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर उसको पार्टनर्स बनाने के मैक्सिमम नंबर के उसको परमिशन मिला हुआ है 100 तक का, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कितना कर रखा है? 50 कर रखा है। दस इन इफेक्ट द पार्टनरशिप फर्म कैनॉट हैव मोर देन 50 पार्टनर्स। 50 पार्टनर से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट। बात समझ गए? आप मिलजुल कर बैठते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं, तब जाके पार्टनरशिप बनता है। एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। मानते हो बात को? और जो एग्रीमेंट आपने किया वो एग्रीमेंट के हिसाब से बिजनेस चलता है। द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज व्हाट? पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज व्हाट? पार्टनरशिप डीड। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। हाँ,
तीसरा पॉइंट देखो, लॉफुल बिजनेस। अ पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ लॉफुल बिजनेस। ये जान लो कि पार्टनरशिप अगर आप करते हो तो ये नहीं है कि पार्टनरशिप करना मतलब ये होता है कि चलो पार्टनरशिप करते हैं कोई चीज़ को बैंक चोरी करने का, बैंक में डकैती डालना है। ऐसा पार्टनरशिप नहीं होगा। पार्टनरशिप वो करना चाहिए, ऐसा बिजनेस के लिए करना चाहिए जो लॉफुल हो, जिसको गवर्नमेंट अलाउ करती है करने के लिए, बस। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइड होगा वही प्रॉफिट शेयरिंग होगा। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बना रखा है उस केस में क्या होगा हम आगे बात करेंगे। अदरवाइज पार्टनर क्या करते हैं, जब एग्रीमेंट बनाते हैं तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग होती है। बिजनेस कैन बी कैरीड बाय एनी ऑल पार्टनर्स और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स। जरूरी नहीं कि अगर मान लो बिजनेस में 5 पार्टनर है तो सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस चलाए, हो सकता है। हाँ, ज़्यादातर पार्टनर्स ये भी हो सकते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं। स्लीपिंग पार्टनर से मेरा मतलब ये है कि वो काम नहीं करता, बस उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसको इससे मतलब नहीं है कि लॉस या फ़ायदा क्या हो रहा है, बस स्लीपिंग पार्टनर से। मान गए? हाँ, प्रॉफिट लॉस तो उसको मिलेगा लेकिन काम कुछ नहीं करता, वो स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं। सारे पार्टनर मिलकर भी काम कर सकते हैं, कोई एक पार्टनर भी सारे बिजनेस के लिए काम कर सकता है। मान गए? राइट सर। और जान लो, जब पार्टनर्स कोई एग्रीमेंट करता है ना, जैसे मान लो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उसमें से जेड ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, तो वो एग्रीमेंट किया है तो ये मत समझना कि जेड अपने लिए एग्रीमेंट कर रहा है, वो तीनों के लिए एग्रीमेंट कर रहा है। तीनों रेस्पॉन्सिबल होगा उस चीज़ के लिए। कोई भी पार्टनर अपने कैपेसिटी में एग्रीमेंट नहीं करता है, सारे पार्टनर्स के लिए एग्रीमेंट करता है। मान गए? तो जो भी एक पार्टनर का एक्ट होगा उसके लिए तीनों पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा। मान गए? बस, लेकिन मैं फिर हाँ, ऑफ कोर्स इन्वॉल्व है। कोई भी एक्टिविटी कोई पार्टनर्स कर रहा है तो तीनों के लिए कर रहा है। सेल परचेज कोई एग्रीमेंट कुछ भी। ये नहीं कह सकता बाद में एक्स कि आपने जेड से कुछ काम किया था मेरे पास क्यों आ रहे हो, नहीं भाई। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हो रहा है, पार्टनरशिप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रही है तो कोई भी पार्टनर एग्रीमेंट कर रही है वो सबके लिए एग्रीमेंट कर रही है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि मैं जो पढ़ा के निकल रहा हूँ उसको एक बार फिर से तुम्हें पढ़ना है, एक बार फिर से पढ़ना है। राइट ऑफ पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का क्या क्या राइट है। एवरी पार्टनर्स हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, कोई रोक नहीं सकता उसको। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट में जा सकता है, बिजनेस के अफेयर का ध्यान रख सकता है, कौन सी सेल, कौन सी परचेज, कौन सा सैलरी, क्या क्या हो रहा है, सब जानकारी उसको चाहिए। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट, हमारी अकाउंटिंग बुक को चेक करने का सबको अधिकार है। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो अग्रीड रेशियो है उस रेशियो में प्रॉफिट लॉस बांटी जाएगी। ए पार्टनरशिप हैज़ एडवांस लोन, अगर पार्टनरशिप ने किसी को लोन दिया है, इफ़ अ पार्टनर सॉरी इफ़ अ पार्टनर्स हैज़ एडवांस लोन, अगर पार्टनर ने अपने फर्म को कोई लोन दिया है, ही हैज़ द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन। देखो, एक तो पार्टनर होती है, एक तो पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, वो अलग चीज़ है। कैपिटल के बियॉन्ड, कैपिटल के अलावा अगर पार्टनर कोई पैसा बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलते हैं हम, लोन भी कह सकते हैं। तो उस लोन पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, 6% इंटरेस्ट उसको मिलता ही मिलता है। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट की बात हुई है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इंटरेस्ट पे कोई एग्रीमेंट नहीं है तो भी 6% तो कम से कम इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। मान गए? 6% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या जी बच्चे, क्या कह रहे हो? 6% इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, 6% इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, अ पार्टनर हैज़ द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम। देखो, अगर मान लो कोई इमरजेंसी का सिचुएशन है तो कोई भी पार्टनर अपने पूरे पार्टनरशिप के लिए कोई डिसीजन ले सकता है। बात समझ गए? पूरे पार्टनरशिप के लिए डिसीजन ले सकता है। और जो खर्चा, जो भी एक्सपेंडिचर उस वक्त हो रहा है उसकी गारंटी मानी जा सकती है सबके लिए, सबके भी आप पे है। अब देखो अगला पॉइंट, अ पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर मान लो 3 पार्टनर है, उसमें से कोई एक पार्टनर और आना चाहता है, तो 3 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर भी विरोध कर दिया, उसका अगेंस्ट चला गया, तो पार्टनरशिप में कोई एंटर
नहीं कर सकता। मान गए? हाँ। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। नोटिस दे दो और फर्म से छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं। अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस, ही पेज। पुरुषार्थ, ठीक है जी। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म इफ अ पार्टनर इनकर एक्सपेंसेस। पार्टनर क्या करता है? कोई खर्चा करता है ऑन द बिजनेस, ही पेज अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, दैट पार्टनर गेट्स इंडेमनिफाइड फ्रॉम द पेमेंट मेड बाय हिम फ्रॉम द फर्म्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, जेड ने कोई एक्सपेंडिचर किया फर्म के बिहाफ पे, तो ये नहीं हो सकता है कि बाद में एक्स और वाई उस एक्सपेंडिचर से पीछे हट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जेड ने जो खर्चा किया फर्म के बिहाफ पे किया है, एक्स वाई उन लोगों को भी जेड के एक्सपेंडिचर को मानना होगा, उसमें उसका भी शेयर हो जाएगा। बात समझ गए? अगर मान लो 1 लाख रुपया जेड ने कोई खर्चा कर दिया फर्म के लिए, तो एक्स और वाई बाद में ये नहीं कह सकता है कि तुमने क्यों खर्चा किया, मैं नहीं जानता इस खर्चे को। नहीं भाई, तुम्हारा भी हिस्सा है उसमें, तुम्हें भी बियर करना पड़ेगा बर्डन। मान गए? हाँ। ऐसा ही था 6 पॉइंट में भी। अगर इमरजेंसी के सिचुएशन में कोई पार्टनर कोई खर्च करता है, तो वो खर्च की गारंटी फर्म लेता है उसका। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे दूसरे पार्टनर्स उस एक्सपेंडिचर से बाहर हट जाए, वो मना कर दे, मुझे नहीं, मुझे मतलब नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मान गए जी? आगे बढ़े? तो बच्चे क्या क्या, राइट ऑफ पार्टनर्स हो गया, एसेंशियल एलिमेंट्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज़ है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ऑरल और रिटन एग्रीमेंट। ऑरली भी एग्रीमेंट हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। जो भी डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हो, क्या डॉक्यूमेंट कहलाता है? डॉक्यूमेंट कहलाता है पार्टनरशिप डीड। क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड, रिटन डॉक्यूमेंट। वो रिटन डॉक्यूमेंट कहलाता है क्या? बोलो जरा। पार्टनरशिप डीड कहलाता है। इट इज़ बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट। हालांकि ऑरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन ऑरल से अच्छा क्या है? रिटन। कौन ऑरल एग्रीमेंट करना चाहेगा? लेकिन आपको परमिशन है, आप ऑरल भी कर सकते हैं, आप रिटन भी कर सकते हैं। इट इज़ लीगल डॉक्यूमेंट साइन बाय ऑल द पार्टनर, सबको उसका उस पर साइन होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्लास अगर थ्योरी पे चला गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अगली क्लास में पूरा तैयार करके आइएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखाना चाहिए? सारे पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन, उसका एड्रेस, नाम, सब कुछ। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। हाँ। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कौन कितना कैपिटल लगाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो पार्टनर जितना कैपिटल लगाता है उस पर कितना इंटरेस्ट उसको चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में कुछ पैसा निकालता है, बिजनेस से पैसा निकालने का भी परमिशन होता है पार्टनर्स को, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बताओ क्या कहलाता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाता है। मान गए? क्या कहलाता है वो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है जी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक बच्चा? अगर मान लो पार्टनर अपनी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकालता है, उसको ड्राइंग बोलते हैं। अब इसके बारे में बात होगी। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन 6% लिखा है, 12% लिखा है, 18% लिखा है, जो लिखा वही होगा। नहीं लिखा है तो फिर 6% होगा। पार्टनर्स को सैलरी कितना मिलेगी? रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी होता है। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? एसेट का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे होगा? ये सारी बातें उसमें लिखी होती है। अगर किसी पार्टनर का डेथ हुआ तो उसके समय में क्या ट्रीटमेंट करेंगे? हाँ, जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप डेथ के बाद पार्टनरशिप कंटिन्यू भी कर सकता है, ये बात आपको डीड में लिखना पड़ेगा। हाँ, डीड में लिखना पड़ेगा। अगर डीड में लिख दोगे किसी पार्टनर की डेथ होगी, पार्टनरशिप बंद, तो बंद हो गया।
लिखोगे नहीं उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा तो कंटिन्यू रहेगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे करेंगे वो बात भी वहाँ पे लिखना पड़ेगा। कैसे सेटल करना है, कौन से कोर्ट में करना है, कैसे करना है, वो सब लिखा रहेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कोई कहने की बात है क्या? कोई डिस्प्यूट होगा, कोई समस्या आएगी, कोई राइट्स एंड ड्यूटीज़ की प्रॉब्लम आएगी तो पार्टनरशिप डीड से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्या पार्टनरशिप डीड एसेंशियल है? नॉट एसेंशियल, जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड हो भी सकता है, पार्टनरशिप डीड नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या प्रोविजंस है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड where it is silent, that is, it does not have a clause in respect of following matters, the provisions of Indian Partnership Act 1932 apply. ये अप्लाई होगा। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में आपको ये सब चीज़ क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वेदर इट इज साइलेंट, दैट इज इट डज नॉट हैव अ क्लॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है और है तो कुछ उसमें लिखा नहीं है, अगर नहीं लिखा है तो उसके लिए क्या होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने ऑलरेडी कुछ कानून बना रखे हैं, वो कानून उसमें अप्लीकेबल होगा। क्या कानून बना रखे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा। मान गए? अगर आपके पास डीड नहीं है तब ये अप्लीकेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इट मीन्स इंटरेस्ट इज पेड उधर द फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉस। 6% इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे फर्म प्रॉफिट कमाता हो नहीं कमाता हो। रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, सैलरी नहीं होगा, अगर डीड में नहीं लिखा है तो सैलरी नहीं होगा। न्यू पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड, नए पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकते हैं। बताइए, अगर मान लो आपके पास डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? बताओ क्या कहता है? अगर डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट, अगर डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? वो कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा और देना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा आपको। मान गए? पार्टनर्स को आप क्या करेंगे? सैलरी नहीं पे करेंगे, एडमिशन किसी और पार्टनर की नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? पक्की बात, पक्की बात। पार्टनर्स के बहुत सारे राइट्स होते हैं तो कुछ लाइबिलिटीज़ भी होते हैं। क्या क्या लाइबिलिटीज़ होते हैं? इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म। मतलब कोई भी प्रॉफिट अगर फर्म कहीं से भी कमाता है तो सारा प्रॉफिट क्या है? फर्म का है। अगर कोई पार्टनर भी अपने फर्म के लिए कहीं से भी प्रॉफिट कमाता है तो ये मत समझना कि पार्टनर ये कह देगा कि मेरा प्रॉफिट हो गया है, तो नई बात समझे। मान लो मैं XYZ पार्टनर का Z पार्टनर हूँ, मेरा नाम Z है, और मैं कहीं गया कुछ बेनिफिट उठाया किसी चीज़ का अपने फर्म के नाम से, तो वो प्रॉफिट अल्टीमेटली फर्म का ही होगा। मान गए? इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। अगर मान लो कोई पार्टनर अपनी कैपेसिटी में, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से कोई प्रॉफिट कमाता है, लेकिन कमाने के लिए वो फर्म के प्रीमाइसेस का इस्तेमाल करता है, फर्म के गुडविल का इस्तेमाल करता है, तो उस केस में क्या होगा? क्या होगा? हाँ, प्रॉफिट फर्म का होगा, उसका नहीं होगा। सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री माइनर में बी एडमिटेड। मैं बता चुका हूँ आपको, सारे पार्टनर अगर एग्री करें तो माइनर को आप ले सकते हो, लेकिन माइनर को लॉस नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। सारे पार्टनर चाहे तो पार्टनरशिप में नए पार्टनर को ले सकता है, या नहीं तो जो हमारा एग्रीमेंट पहले से उसके हिसाब से
किसी पार्टनर को हम पार्टनरशिप में ले सकते हैं। अब पार्टनर में रिटायर, बिजनेस से छुट्टी भी ले सकता है, जा सकता है छोड़ करके, छुट्टी मतलब छोड़ के जा सकता है, इधर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट। या तो सारे पार्टनर्स के कंसेंट से छोड़ के जाएगा या फिर जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जाएगा। अगर कोई पार्टनर्स मान लो तैयार नहीं है और कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, तब वो कैसे जा सकता है, ये बात है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। ये बात कई बार कह चुका हो कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड, फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि किसी पार्टनर के डेथ के बाद हमें कंटिन्यू करना है बिजनेस को, तब तो कोई बात नहीं। अदरवाइज अगर मेंशन नहीं है तो किसी के डेथ के बाद पार्टनरशिप फर्म क्या मानी जाती है, डिसॉल्व मानी जाती है। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अगर पार्टनर्स ने अग्री कर रखा है कि बिजनेस कंटिन्यू करना है, तब तो बात अलग है। मान गए जी? यस सर। अब यहाँ पे आपका काफ़ी हद तक थ्योरी खत्म होता है। कल जब क्लास में आप मुझसे मिलेंगे, अभी मैं क्लास कंटिन्यू करूँगा, चिंता मत करना। तो मैं बहुत सारी बातें यहाँ वहाँ से पूछूंगा कि क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन सा एक्ट अप्लीकेबल होगा, क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, अगर कोई पार्टनर अपनी कैपेसिटी में कुछ कमाता है लेकिन फर्म के बिजनेस के फर्म का गुडविल का इस्तेमाल करता है तो प्रॉफिट किसका होगा, अगर कोई पार्टनर डेथ हो जाती है तो क्या बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। ये सब कुछ मैं पूछूंगा कल आपसे, ऑफकोर्स पूछूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा इन चीज़ों का, ऐसे बात नहीं बनेगी, जवाब देना पड़ेगा। मान गए? जवाब देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। राइट जी। अब देखिए, अब आपका एक सवाल से स्टार्ट होता है, बिल्कुल बेसिक सवाल से। शुरुआत का सवाल है, काफ़ी बेसिक होगा, हल्का हल्का, लेकिन ऐसा मत समझना कोई कंक्लूजन मत ड्रॉ करना, बहुत ही अच्छी सी बातें भी होने वाली है। तो मैंने क्या कहा, देखिए सवाल देखिए क्या कहता है, द पार्टनर्स डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। जवाब देना है आपको, कल जो पूछूंगा वो सवाल आज ही आ गया। पार्टनर्स डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर provisions of the Indian Partnership Act 1932 will apply to resolve the matters। देखिए, interest on capital is to be payable by partners, therefore Amrish will not get interest on capital, not payable। अच्छा, मैं सवाल क्या था, सवाल का, अच्छा सॉरी सवाल नहीं पढ़ा मैंने, हाँ क्वेश्चन आंसर ही चलेगा। सवाल देखिए, पार्टनरशिप डीड नहीं है उसके पास, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है, और वो क्या है, अम्बरीश कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। अम्बरीश एक पार्टनर है, उसने क्या किया, दूसरे पार्टनर से ज़्यादा कैपिटल लगाया, और वो कितना इंटरेस्ट का डिमांड कर रहा है, 10% का। क्यों ना डिमांड करे हो, अम्बरीश, ललित एंड चारू 3 पार्टनर्स हैं और उसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल अम्बरीश लगाया, तो अम्बरीश क्यों नहीं डिमांड करे इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसको, क्यों नहीं मिलना चाहिए, उसका कैपिटल ज़्यादा है तो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या कहते हो? नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि डीड में नहीं लिखा है। चाहे आप कुछ भी कर दो, इमोशनल डिसीजन नहीं होता है। अगर आपने कैपिटल ज़्यादा लगा रखा तो लगा रखा है, आपने क्यों लगा रखा, आप अपने आप से पूछो। इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट तब मिलेगा जब डीड में लिखा होगा। ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी। ललित क्या करता है, फुल टाइम बिजनेस में लगाता है, अनडिमांड सैलरी 5000 पर मंथ। सैलरी डिमांड करता कितना, 5000 पर मंथ की। हाँ, फुल टाइम बिजनेस में लगा रहा है और सैलरी डिमांड कर रहा है। क्यों नहीं मिलेगा भाई, बताओ क्यों नहीं मिलेगा, उसको मिलना चाहिए। इतना काम, अरे इतना काम कर रहा हो ना, तो क्या हो गया सर, काम करा तो करने दो, डीड में नहीं मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल, कंफ्यूज नहीं करना, चाहे कुछ भी बोल दूँ मैं। चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 पे 12% इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलेगा, उसने लोन दिया है। यस, 12% नहीं मिलेगा, लोन तो मिलेगा, इंटरेस्ट तो मिलेगा उसको, इंटरेस्ट पे लोन, लेकिन 12% नहीं, कितना मिलेगा, 6%, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ डीड 6% इंटरेस्ट मिलता है। अम्बरीश हैज विथड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म ऑफ पर्सनल यूज। क्या है ये, ड्राइंग है। अम्बरीश ने अपने बिजनेस से 10,000 रुपये निकाल लिया। ललित एंड चारू डिमांड इंटरेस्ट,
भाई क्यों नहीं देगा? भाई सबका बिजनेस है, तुमने क्यों निकाल लिया? निकालो, इंटरेस्ट दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तभी लगता है, अम्बरीश को इंटरेस्ट तभी पे करना होता है जब डीड में लिखा होता है। चाहे अम्बरीश ड्रॉ कर लिया तो कर लिया। प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम वाज 50,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। 50,000 की प्रॉफिट है। अम्बरीश चाहता है कि उसको ज़्यादा मिले, क्यों ना मिले ज़्यादा? अम्बरीश का कैपिटल ज़्यादा है, इक्वल मिलेगा। ये तो ऐसी बात होगी, तुम्हारे घर में पापा कमाते हैं तो पापा कहेंगे मुझे ज़्यादा खाना खिलाओ और सबको कम दे दो। ऐसा होता है क्या? सब अपने अपने पेट के हिसाब से खाते जितना जिसकी भूख होती है। हाँ। ललित वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इन द इंदर एज ए पार्टनर। चारू ऑब्जेक्ट्स, क्या होगा? ललित कहाँ गलत है? उसका बेटा है, वो पार्टनरशिप में एंटर करना चाहता है, क्यों नहीं करे? वो कर सकता है क्या एंटर? नहीं कर सकता है, चारों ने मना कर दिया। हाँ हाँ, बहुत सही बात। सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। क्या बात है जी? हाँ ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? हाँ। देखा, देखो, हमने थ्योरी पढ़ाया आपको तो कितना, थोड़ा समझने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, लेकिन जब क्वेश्चन किया तो कितना अच्छा लगा। एक्चुअली आज की क्लास में मैं पढ़ाने की कोशिश कम कर रहा हूँ, बात करने की कोशिश ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि इसको बात करके ही समझाया जा सकता है। यस जी। आगे क्या है? हैरी एंड गैरी। ओ माय गॉड, कैसा नाम रखा है! उसकी मर्जी, जो नाम रख ले वो। इन ए पार्टनरशिप फर्म, द फर्म हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड बट हैड अग्रीड द फॉलोइंग। डीड नहीं है कोई भी, लेकिन उसकी एग्रीमेंट है। दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड बट हैड अग्रीड ऑन फॉलोइंग। कैसी बात करता है? डीड नहीं है लेकिन एग्री, और एग्रीमेंट है। क्या है? और एग्रीमेंट, ठीक है। सैलरी विल बी पेड टू हैरी एट द रेट 10,000 पर मंथ। तो मिलेगा सैलरी, बताओ। अगर डीड रिटर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कर तो रखा है ना एग्रीमेंट, और तो है ही ना। हाँ। कैसे रिजॉल्व करोगे? भाई यहाँ इतनी सी बात समझ लो कि यहाँ ये कंफ्यूज कर रहा है। क्या कह रहा है ये? उसके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, लेकिन वो एग्री कर रखा है इन सब बातों पे, ऑरल एग्रीमेंट कर रखा है। तो ऑरल एग्रीमेंट का ट्रीटमेंट वैसा ही करेंगे जैसा कि किसी पार्टनरशिप डीड का करते हैं हम। ऐसा मानेंगे जैसे मानो उसके पास पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड होते हुए जो ट्रीटमेंट होगा वही ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा। सैलरी विल बी पेड टू हैरी, पे होगा। गैरी कमीशन, ये सब एग्रीमेंट कर रखा है। इंटरेस्ट भी अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट भी चार्ज ऑन ड्राइंग। पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड, ठीक है जी। हाउ विल यू, हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट रिजॉल्व? गैरी डिमांड टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। गैरी डिमांड सैलरी। सैलरी किसके लिए बात हुई है? सैलरी टू बी विल बी पेड टू हैरी। तो गैरी सैलरी डिमांड कर सकता है क्या? जब हमारी एग्रीमेंट हो चुकी पहले की सैलरी सिर्फ हैरी को मिलेगा, सैलरी सिर्फ हैरी को मिलेगा, तो सैलरी गैरी को कैसे मिल सकता है बताओ? वो करेंगे तब करेंगे ना, अभी एग्रीमेंट चेंज तो नहीं किया ना। कर सकते हैं, कर सकते हैं। एग्रीमेंट चेंज मतलब न्यू एग्रीमेंट बन गया, न्यू पार्टनरशिप बन गई। ठीक है। अगर एग्रीमेंट आपने चेंज कर दी तो पार्टनरशिप नहीं हो गई आपकी। जब तक वो एग्रीमेंट है तब तक वही है। गैरी डिमांड कर रहा है सैलरी का, गैरी को सैलरी नहीं मिल सकता है। एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज इज कमीशन इज लोअर। वो आर्ग्यूमेंट क्या दे रहा है कि मेरा कमीशन कम है, तुम्हें सैलरी ज़्यादा मिल रही है, तो क्या हो गया? एग्रीमेंट थी हमारी, क्या नहीं है? नहीं मिलेगा। हैरी डिमांड दैट ही सन शैरी बी एडमिटेड। पार्टनर कभी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। डिमांड ऑफ गैरी इज टू पेड सैलरी एज इज पेड हैरी इज नॉट वैलिड। और दूसरा क्या, वो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं कर सकता। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट क्या होता है? मैं कहता हूँ आपको कि उससे पहले आप ये टॉपिक अपने रजिस्टर में लिख लो। लिखो रजिस्टर में, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। लिखा रजिस्टर में?
कभी भी मैं पूछूंगा क्लास में, तुम आपको जवाब देना पड़ेगा कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट क्या होता है। जवाब आपको देना ही पड़ेगा। मानते जी? यस सर। क्या होता है? जवाब देना पड़ेगा आपको। क्या होता है सर? क्या? ठीक है जी। देखिए, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मैं समझाता हूँ, सुनो। आपके यहाँ आपके फर्म में कोई नौकरी करता है, आप उसको सैलरी पे करोगे? अगर आपके बिजनेस में लॉस हो गया तो सैलरी पे करोगे? क्यों करोगे? नुकसान हो गया तो क्यों सैलरी पे करोगे? क्यों करनी पड़ेगी? क्यों करनी पड़ेगी बताओ ना। आपके यहाँ कोई स्टाफ काम करता है, आप उसको ये कह सकते हो कि हमारे यहाँ पेंडेमिक चल रहा है, हमारी कोई सैलरी नहीं है, हमारी कोई इनकम नहीं बची, हम तुम्हें सैलरी नहीं देंगे, कह सकते हो क्या ऐसा? उसको देना ही पड़ेगा आपको। तो हाँ, वेज पे करना ही होता है। मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपको पे करने ही करने हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, क्या कहलाता हो? बोलो क्या कहलाता है? बोलो जी बोलो। वो कहलाता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। ज़्यादा ज़्यादा खींचना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है, सिंपल सी बात है। ऐसे एक्सपेंडिचर जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते, आपको पे करना ही पड़ेगा। कोई माई का लाल नहीं है जो रोक सकता उसको। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। सैलरी पे करना, रेंट मकान मालिक को पे करना, आप अपने बिजनेस अपने प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन को माइनस करना, ये सब सब चार्ज होता है। हालांकि डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन भी होती है, लेकिन वो भी चार्ज ही मान लो, कंपल्सरी एक्सपेंडिचर्स में आता है। ये चार्ज हो गए। अब आ जाओ, एक बात करते हैं। अब एक पार्टनर है, उसको सैलरी पे करना है। एक पार्टनर को सैलरी पे करना है, बिजनेस को लॉस हो गया, क्या पार्टनर को सैलरी पे करेंगे? जोरी नहीं है, जोरी नहीं कि पे करेंगे। अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो पार्टनर को हम सैलरी नहीं भी पे कर सकते हैं। आर्गुमेंट ये होगा, हाँ, आर्गुमेंट ये होगा कि भाई अगर लॉस हुआ है तो हम सैलरी नहीं पे करेंगे। सब कुछ गुडी गुडी होगा, सब कुछ फैंटास्टिक होगा, मज़ेदार होगा, तो हम सैलरी भी पे करेंगे, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करेंगे, कमीशन टू पार्टनर्स भी पे करेंगे। लेकिन अगर मान लो हमें बिजनेस में लॉस हो गया है तो जोरी नहीं है, हम नहीं पे कर सकते, सैलरी नहीं पे करेंगे। पार्टनर है भाई, पार्टनर को सैलरी पे करना कौन सी कंपलसरी है? पार्टनर को कमीशन पे करना कौन सी कंपलसरी है? पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना कौन सी कंपलसरी है? नहीं पे करेंगे। क्योंकि जो पार्टनर को लॉस के टाइम पे, अगर प्रॉफिट होगा तब तो कंपलसरी हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तब तो पे करना ही पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हो सर, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पे करना है, लेकिन मेरे पास इतनी प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट तो है लेकिन कम है, जितनी प्रॉफिट है उतनी प्रॉफिट पे करो, लेकिन पे करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले पे होगा, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करने के लिए सारा प्रॉफिट क्यों ना खर्च हो जाए। चलो ना, कुछ बातें तो मैं आपको न्यूमेरिकल करते वक्त भी समझाऊंगा, अभी सब कुछ समझने की कोशिश मत करो। सब कुछ समझने लगोगे तो बेकार हो जाएगा, बात को समझो। मैंने यहाँ क्या कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स इज नॉट कंपल्सरी टू बी पेड। ऑल दीज आर टू बी पेड इफ द बिजनेस हैज द प्रॉफिट। अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट नहीं है, दीज एक्सपेंडिचर टू बी पेड टू द पार्टनर्स आर नॉट कंपल्सरी एक्सपेंडिचर्स। ये कंपल्सरी एक्सपेंडिचर्स नहीं माना जाता है। मान गए नहीं मान गए? जल्दी बताओ। यस सर। तो जब ये कंपल्सरी नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्या कहेंगे इसको? अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। पार्टनर ने आपस में ये सेटलमेंट कर रखी है कि हमारा प्रॉफिट जब अच्छा खासा होगा तो उसका कैसे बंटवारा करेंगे। हम प्रॉफिट खूब कमाएंगे तो बांटेंगे कैसे? तो पहले प्रॉफिट नहीं बांटेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पहले सैलरी देंगे जो अच्छा काम कर रहा है, पहले कमीशन देंगे जो खूब अच्छा सेल्स में काम कर रहा है, इंटरेस्ट देंगे जो खूब ज़्यादा पैसा लगा रखा है, कैपिटल लगा रखा है,
और इस तरह से बांटेंगे आप। फिर जो बच जाएगा उसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्या बोलेंगे उसको? बोलो जल्दी, क्या बोलेंगे? और फिर उसको बांट लेंगे आपस में। कैसे बांट लेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। रेशियो में बांट लेंगे। मान गए? कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है? कोई गिला शिकवा है? नो सर। मैंने क्या कहा? पार्टनर को सैलरी कमीशन ये सब देना कंपलसरी नहीं होता है। अगर प्रॉफिट मेरा अच्छा है, खूब कमाया है, मज़ेदार कमाया है, भरा पड़ा है प्रॉफिट, तब तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई प्रावधान है, ऐसा कोई प्रोविजन है, तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। लेकिन अगर आपने अपने पार्टनरशिप डीड में ये लिख रखा है कि पार्टनर को सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही मिलेगा, कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, अगर ऐसा मेंशन कर रखा है, तब तो सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स आर ऑल्सो व्हाट? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। वो आपको पे करना ही पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा है, तब तो फिर डिपेंड करता है कि बिजनेस की क्या पोजीशन है। मान गए बात को? तो हम कुछ समझा पाए या ना समझा पाए, इतनी सी बात जरूर समझ लो कि जो एक्सपेंडिचर कंपलसरी है वो सारे एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं? चार्ज। और जो एक्सपेंडिचर हम अपने प्रॉफिट के हिसाब से पे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो क्या बात समझ में आई? और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये बात नहीं समझोगे तो न्यूमेरिकल कैसे करोगे? किसी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाओगे आप तो। आइए जी, इसलिए मैं आपको ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। आपको मैं कहता हूँ कि आप इसको करके आना, इसको करके आना। देखो पहला, इट इज़ अ एक्सपेंस, हैंस डिडक्टेड फ्रॉम व्हाट? इट इज एक्सपेंस, हैंस डिडक्टेड फ्रॉम व्हाट? रेवेन्यू टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट और लॉस। मान गए? इट इज एन एक्सपेंस हैंस डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू टू डिटरमिन व्हाट? नेट प्रॉफिट और लॉस। ये खर्चा है, माइनस होगा ही होगा। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में बोलो तो प्रॉफिट का बंटवारा। अप्रोप्रिएशन का मतलब था बंटवारा। और मैंने क्या कहा? बंटवारा करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो उससे पहले क्या करो? इंटरेस्ट दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो। किसको? पार्टनर्स को। तो सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन देना भी क्या है? अ काइंड ऑफ बंटवारा ऑफ प्रॉफिट है, अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको प्रॉफिट बांट लेंगे। तो कोई पूछेगा तुमसे कि प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर्स कैसे करता है, तो क्या कहोगे? प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर्स प्रॉफिट के फॉर्म में नहीं कर सकता है। वो चाहे तो सैलरी के फॉर्म में कर ले, चाहे तो इंटरेस्ट इन कैपिटल के फॉर्म में कर ले, चाहे तो कमीशन दे दे किसी को, और चाहे तो सब देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको क्या कहेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं, उसको भी बांट ले आपस में। ये भी हो सकता है। हालांकि आप जितना भी समझना चाहोगे ना कम है। जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे आप समझ नहीं पाओगे, कुछ भी कर लो समझ नहीं पाओगे। ठीक है जी? हाँ। तो ये क्या करेंगे? इसको कहाँ डेबिट करेंगे? ये चार्ज है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जितने भी चार्ज वाले खर्चे होते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। और जो अप्रोप्रिएशन वाले हैं उसके लिए एक अलग अकाउंट खुलता है, उसका नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, जितने भी चार्ज वाले हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जितने अप्रोप्रिएशन वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं पूछूं आपसे, सैलरी टू पार्टनर्स कहाँ जाएगा? अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सैलरी टू एम्प्लॉई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है? हाँ। रेंट टू पार्टनर्स एंड ऑल दैट, एंड सैलरी टू पार्टनर एंड कमीशन ऑल दैट। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना भी क्या होता है? अप्रोप्रिएशन होता है, वो भी अप्रोप्रिएशन में जाएगा। मजा आ गया? जल्दी बताओ। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई सर। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स एंड बाय द फर्म टू द अदर पार्टनर्स। ये बातें तो हो चुकी है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। अगर पार्टनर ने कोई लोन फर्म को दिया है, बात समझ गए, तो उस पर 6% इंटरेस्ट है। इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन ही शैल गेट इंटरेस्ट अग्रीड एज पर रेट। जो डीड में इंटरेस्ट लिखा है वो होगा। अगर डीड में नहीं लिखा है तो क्या होगा? 6% होगा। इन एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दिस। ये तो बता चुका मैं आपको। और क्या? दोनों केस में, चाहे पार्टनर लोन दे या पार्टनर फर्म को लोन दे या फर्म पार्टनर को लोन दे, दोनों केस में 6% इंटरेस्ट कंपलसरी है।
नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये क्या होता है? चार्ज। ऑफ कोर्स चार्ज होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, कंपलसरी है। ये कहाँ जाएगा बताओ, कहाँ जाएगा? अकाउंट बनाओ तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, समझते जाओ। हाँ, अब आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात। अभी तक मेन मेन बातें शुरू नहीं हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात है। ये तो बहुत मुश्किल बात नहीं है यार, ये तो सवाल करते वक्त भी ऐसा कोई जर्नल एंट्री आपसे नहीं पूछा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। क्या है बताओ? नॉमिनल अकाउंट है। और एक्सपेंडिचर है, क्या करते हैं उसको हम? डेबिट करते हैं। और लोन बाय पार्टनर ये क्या है? ये लायबिलिटी है, ये कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट करेंगे। बाद में इसी इंटरेस्ट ऑन लोन को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बताओ? कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। राइट सर। ये दो जन एंट्री आप लिख लीजिएगा, कोई बहुत खास बात इसमें नहीं है। पहले मैंने इंटरेस्ट को डेबिट किया, बाद में उसको ट्रांसफर कर दिया, बाद में उसको ट्रांसफर कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई गिला शिकवा तो नहीं है? जल्दी बताओ। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अमित, बीमल एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। कैसा प्रॉफिट लॉसेज बांटता है? इक्वली बांटता है। शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। अमित एंड चमन गेव लोन टू द फर्म। अमित और चमन ने लोन दिया, कितना कितना? 1 लाख एंड 1,50,000। अभी तक कोई सीरियस क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, आप करिए, वार्म अप क्लासेज है ये, इसको छोटा सा वार्म अप क्लासेज बोल सकते हैं। इट इज़ अग्रीड दैट, आपस में एग्रीमेंट क्या है? 9% इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा, फिर एग्रीमेंट नहीं होता तो 6% मिलता है। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फॉर्म 31 मार्च को बुक क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। ठीक है जी। ओ माय गॉड, कितना आसान चाहिए बताओ, कितना आसान चाहिए है? हाँ, पहले तो लोन देने की एंट्री पास कर दो। लोन कब दिया गया है? 1 अक्टूबर को लोन दिया गया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसा एग्जाम में सवाल नहीं आता है, नहीं आएगा ये, फिर भी समझते जाओ, ये एकदम वार्म अप है, स्टार्टिंग है। हाँ, 2020 अक्टूबर 1 को पहले क्या करो, 1 तारीख को एंट्री पास कर दो। क्या सर ऐसे ही सवाल कराओगे? नहीं कराएंगे, अभी बहुत सारे सवाल करके कराएंगे, एकदम लिख के प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। ये सब सवाल सॉल्व करने वाला सवाल नहीं है, सिर्फ समझने वाला सवाल है। बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? लोन बाय अमित, लोन बाय चमन। मजा आ गया? लोन बाय अमित क्या लाइबिलिटी है, लोन बाय चमन क्या लाइबिलिटी है, दोनों को क्रेडिट कर दिया। राइट जी, आगे पे आइए। अब अगली बात क्या है? क्या अगली बात सर? अब उस पर इंटरेस्ट की बात आएगी। इंटरेस्ट कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे बताओ? कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे? बोलो ना। 6 महीने का इंटरेस्ट, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे, क्योंकि अक्टूबर से लेकर के मार्च तक 6 मंथ होता है। यस सर। 6 महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। 1 लाख में 9% कितना होता है? 9,000। उसका हाफ कितना होता है? 4,500। हाफ होता है 4,500। मज़ा आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। राइट सर, जस्ट होल्ड। कोई मुश्किल था बताओ? कोई मुश्किल था यहाँ पे? इंटरेस्ट निकाल लिया, कितना कितना इंटरेस्ट आया इसका? 1 लाख पे 9% कितना होता है? 9,000। हाफ कितना होता है? 4,500। 1,50,000 पे 9% क्या होता है? 13,500। उसका हाफ कितना होगा? 6,750। मज़ा आ गया? मज़ा आ गया जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अमित का अकाउंट खोलना है तो खोल दो। अमित ने पहले लोन दिया था, अमित लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में आएगा, उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा? उसकी लोन को बढ़ा देगा। बस, ये कोई बड़ी बात नहीं, करके रखना है इसको खुद से ही, आप देखते जाना। फोर्थ सवाल क्या टॉपिक पे है? फोर्थ सवाल टॉपिक है, अखिल एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज 2:3 विद कैपिटल 2 लाख 1 लाख। अखिल एंड भारत गेव लोन, लोन भी दिया उसने। देर इज नो एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट तो 6% लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। हाँ, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, अगर मान लो प्रॉफिट 25,000 है तो क्या करोगे? 15 तो क्या करोगे? 25,000 तो क्या करोगे? हम्म
लॉस है, लॉस है तो क्या हो गया, लॉस के बावजूद भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लॉस के बावजूद भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये कुछ नहीं सिखाना चाह रहा आपको, ये बताना चाह रहा है कि इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, पे करना ही पड़ेगा। तो क्या करो आप यहाँ पे 1 अक्टूबर से, ईयर एंडिंग हो रहा 31 मार्च से, तो 2 लाख, सॉरी 4 लाख की लोन है और 2 लाख की लोन है, 4 लाख पे 6%, उसका हाफ, 2 लाख पे 6% और उसका हाफ, क्या करो, इंटरेस्ट निकाल लो। तो 4 लाख पे 6% कितना होता है, 24,000। 4 लाख पे 6% कितना होगा, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 12,000। और 2 लाख का क्या हो जाएगा, 6,000। दोनों मिला कितना हो गया, 18,000, 18,000। दोनों मिला के 18,000 हो गया, दोनों मिला के 18,000 हो गया। मज़ेदार है, बताओ सही में कोई दिक्कत है, नो सर। तो आपके पास अगर 25,000 की प्रॉफिट है तो भी 18,000 माइनस करो, 15,000 की है तो भी 18 माइनस करके क्या करो, 3,000 लॉस ले आओ। लॉस होगा जरूर, 3,000 का लॉस हो गया। हाँ, अगर 25,000 की लॉस है तो 18,000 फिर भी पे होगा, लॉस बढ़ गया, लॉस बढ़ गया, मतलब इंटरेस्ट तो पार्टनर्स को जाएगा ही जाएगा किसी भी कीमत पे। ये छोटी छोटी बातें ना बड़ी बड़ी बातें बनने वाली है जब सवाल करेंगे हम तो, लॉस हो या प्रॉफिट हो जाएगा ही जाएगा। यस सर, मज़ा आ गया इस सबके। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, यहाँ के क्लासेस से, यहाँ के टॉपिक से हम क्या करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे। ये सब जहाँ तक मैंने पढ़ाया उसको पढ़ के आना है, सारा कुछ पढ़ के आना है, सब कुछ ढंग से, एक एक लाइन, एक एक बातें पढ़ के आना है। जब मैं क्लास ख़त्म करूँ, चैप्टर ख़त्म करूँ, तो एक एक बात पिन पॉइंट याद रहना चाहिए, तभी बात बनेगी, हर चीज़ याद रहना चाहिए। और जो सिर्फ ट्यूशन के भरोसे रहेगा ना, कोचिंग के भरोसे, उसकी ज़िंदगी कभी संवर नहीं सकती है। अगर आप ज़िंदगी संवारना चाहते हो ना, तो आपको अपना मेहनत भी दिखाना पड़ेगा। ट्यूशन तो सिर्फ क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, थोड़ा बहुत आपको हेल्प करता है, थोड़ा मोटिवेट करता है, थोड़ा पढ़ाने को करता है। अदरवाइज ट्यूशन्स का बेनिफिट तभी है जब बच्चा खुद से क्या करे, उसमें जोर लगाए, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। बहुत बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, क्या सब टॉप कर जाते हैं क्या, ट्यूशन पढ़ने के बावजूद बच्चे फेल करते हैं, कैसे फेल करते हैं। ट्यूशन्स का कुछ रोल है, लेकिन 100% रोल नहीं होता है, बच्चों पर भी डिपेंड करता है। क्या बात करते हो, गलत बोल रहा हूँ क्या, बताओ। नो सर, सही बोल रहा हूँ। तो ये सब टॉपिक है, अगली क्लास में यहीं से बात होगी, मैनेजर कमीशन सब कुछ कुछ बातें होगी। मैं कह रहा हूँ कि पार्टनरशिप का फंडामेंटल से मार्क्स तो कम आते हैं, लेकिन इसका नाम बहुत अच्छा रखा हुआ, फंडामेंटल बेसिक्स। कोई भी चैप्टर नहीं कर पाएंगे अगर हम इसको ढंग से तैयार नहीं करेंगे तो आज क्लास इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।